नमस्कार, स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। ये आपका क्लास 9 बायोलॉजी का पार्ट 2 है, जिस चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। इससे पहले हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था इस पूरे चैप्टर का कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, और पीछे हमने आपको कुछ चीज़ें भी बताई थी। तो आप फटाफट से जल्दी से उन सब चीज़ों का हमको आंसर दीजिए। और इससे पहले कि ये वीडियो आप चालू करें, आप क्या कीजिए कि वीडियो को रोकिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड करके, और सबसे पहला काम है आपका इसका थ्योरी तैयार कीजिए, आप इसका फेयर कीजिए। ठीक है, जो फेयर कर लेगा बच्चा और जब वो पढ़ने बैठेगा उसको जो समझ में आएगा, और जो फेयर करके नहीं सिर्फ ऐसे ही पढ़ने बैठ जाएगा, दोनों में बहुत अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि फेयर ज़रूर तैयार कर लीजिए। हमने कल जो पीछे आपको कुछ बताया था उसमें से पूछ लेते हैं। सबसे पहला कि विज्ञान को हमने कितने पार्ट में बांटा था। तो विज्ञान को हमने 2 पार्ट में बांटा था। एक था प्राकृतिक विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान, और दूसरा था भौतिकीय विज्ञान। ठीक है, और उसी प्राकृतिक विज्ञान को हमने 2 पार्ट में बांटा था। पहला पार्ट था हमारा पहला पार्ट था वनस्पति विज्ञान और दूसरा पार्ट था जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को बोटनी भी कहा जाता है और जंतु विज्ञान को जूलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, अब आप बताइए कि जो वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान का फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बोटनी। हु इज द फादर ऑफ बोटनी? अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ पिछला वीडियो देखिए। और फादर ऑफ बोटानी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। किसको? थियोफ्रेस्टस को। और जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरिस्टोटल को, यानी कि अरस्तु को कहा जाता है। ठीक, ये सारी बातें हमने पिछले एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? उसे भी ये भी अरस्तु को ही कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि फादर ऑफ बायोलॉजी भले ही अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है, लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि जो जीव विज्ञान शब्द है, जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले 2 वैज्ञानिकों ने कॉइंड किया था, मतलब कि प्रचलन में लाया था। एक थे लैमार्क और दूसरे थे ट्रेविरेनस। लैमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने ही 1801 ईस्वी में सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द को प्रयोग किया था। ठीक, अब हम आ जाते हैं कोशिका के बारे में, बताते हैं आपको कि कोशिका क्या है। ठीक है, व्हाट इज सेल? कोशिका क्या है? कोशिका को इंग्लिश में सेल भी कहा जाता है। ये सेल है क्या? तो हम बता दें कि कोई भी जीव, कोई भी चीज़ जिस मौलिक चीज़ से बना हुआ है वही सेल है। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी जो जीव है ना, उसका आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक एक यूनिट क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक, 2 वर्ड यहाँ याद रखना है। एक याद रखना है आधारभूत संरचनात्मक, और एक चीज है क्रियात्मक। कोशिका क्या है कि जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इकाई यानी कि एक यूनिट है ये। और एक चीज़ और याद रखिए, इकाई। ये 3 चीज़ें अगर आप सही से समझ लेते हैं तो आप कोशिका को समझ जाएंगे। ठीक है, आधारभूत संरचनात्मक, इसका इंग्लिश होता है स्ट्रक्चरल, और ये होता है फंक्शनल, और ये है यूनिट। देखिए, स्ट्रक्चरल करने का क्या मतलब कि कोई भी जीव का शरीर जिस मौलिक कण का बना हुआ है वही कोशिका है। और दूसरा नंबर कि कोशिका वह है जो किसी भी जीव की क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई कहने का मतलब कि हर एक चीज, हर एक काम में वो इन्वॉल्व है। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित चीज है, जीवित जीव है, उसके हर एक काम में इन्वॉल्व है कोशिका, हर एक काम में सम्मिलित है कोशिका। और हर एक जीव एक एक छोटा छोटा कोशिका का बना हुआ है। तो हर एक कोशिका का मिलकर क्या बनता है? जीव का निर्माण होता है।
छोटा कोशिका का मिलके जीव का निर्माण होता है। तो ये तो आप समझ गए कि संरचनात्मक इकाई क्या है, जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है। और क्रियात्मक इकाई कहने का क्या मतलब कि जीव का कोई भी काम होता है। अब जीव में काम क्या होगा, देखिए हम बोल रहे हैं, हमारे शरीर में खाना का पाचन होता है, हम लोग सांस लेते हैं, हमारे शरीर से जो अनपच पदार्थ है, जो पचे हुए चीज़ें हैं उनका उत्सर्जन भी होता है, ठीक है, और पदार्थों का परिवहन होता है, हम आपको देख पा रहे हैं। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, क्रियात्मक इकाई कोशिका के कारण हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि हमारा शरीर बना किस चीज़ का है, तो एकदम छोटी छोटी कोशिकाओं का मिलके बना है। दूसरा नंबर बात है कि हमारे शरीर का हर एक काम जो है वह किसके थ्रू होता है, कोशिका के थ्रू होता है, कोशिका की मदद से होता है। और यहाँ यूनिट कहने का क्या मतलब है, यूनिट कहने का मतलब है कि हर एक कोशिका अपने आप में पूर्ण होती है, हर एक कोशिका अपने आप में पूर्ण होती है। मतलब कि हर एक कोशिका के पास में, जैसे हमको हमारे सांस लेने के लिए यहाँ पे जगह बना हुआ है, ठीक है, और पदार्थों के परिवहन के लिए बना हुआ है, ठीक उसी तरह हर एक कोशिका में भी वैसा है, हर एक कोशिका में भी वैसा ऊर्जा बनाने के लिए है, प्रोटीन बनाने के लिए है, उसका सेल का डिवीजन करने के लिए है, ठीक ना। कुछ गड़बड़ होता है तो उसको सुधारने के लिए लाइसोसोम उसमें रखा हुआ है। मतलब कि हर एक कोशिका में वो सारा चीज़ फिट किया गया है जिससे ये अपने आप में काम सुचारू रूप से कर सकती है। इसीलिए इसको एक पूरा का पूरा यूनिट माना जाता है, इकाई माना जाता है। तो ये है आपका कोशिका। कोशिका क्या है समझ में आया कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक कहने का मतलब कि कोई भी जीव जिसका बना होता है। दूसरा नंबर क्रियात्मक कहने का मतलब कि जीव का कोई भी काम जो हो रहा है वह किसके थ्रू हो रहा है, कोशिका के थ्रू ही हो रहा है। तो एक तो आपका डिफिनेशन हो गया कि कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। दूसरा है कि कोशिका जो है जीव द्रव्य से बनी एक रचना है जिसमें विभिन्न अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक उपस्थित रहते हैं। कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक रचना है, जीव द्रव्य से। अब ये जीव द्रव्य का इंग्लिश होता है प्रोटोप्लाज्म। क्या इंग्लिश होता है, प्रोटोप्लाज्म। और कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक रचना है और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक होते हैं। अभी अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको केमिस्ट्री में मिलेगा। ऐसे इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो हमारा जो सेल है वह जीव द्रव्य का बना हुआ है, जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक है। जीव द्रव्य भी दो चीज़ों का बना होता है, एक होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बारे में हम लोग और डिटेल में वन बाई करके जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे। अभी तत्काल में जानिए कि यह कोशिका है, यह क्या है, कोशिका है। कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग हैं, ठीक है। इसके यहाँ पर एक न्यूक्लियस है जिसको केंद्रक कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है। तो ये सब आपस में लड़ न जाए इसके लिए इसमें ना एक तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है। क्या भरा रहता है, तरल पदार्थ भरा रहता है, पानी की तरह, गाढ़ा पानी की तरह चिपचिपा द्रव भरा रहता है कोशिका में। इसी द्रव का नाम होता है कोशिका द्रव, ठीक है। और ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर में भी केंद्रिका होती है, डीएनए आरएनए ये सब चीज़ पाया जाता है। तो ये भी आपस में ढपढपाए नहीं। अब जैसे कि एक झोला में आप बर्तन रख के दौड़िएगा तो क्या होगा, सब झुनुर 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 बजेगा और कोनो पचक जाएगा, ढचक जाएगा, ये सब चीज़ होने लगेगा। तो ऐसा होगा तो हम भी पटक झटक जाएंगे, हमेशा बोलते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं। तो कोशिका सभी तो आपस में लड़ जाएगा और इसका सब आपस में झगड़ा करने लगेगा। तो इससे बचने के लिए इसमें ना एक द्रव भर दिया गया है, पानी टाइप का भर दिया गया है, गाढ़ा द्रव। अब गाढ़ा द्रव करने का क्या मतलब, जैसे मौध है ना, मौध में आप किशमिश डुबा दीजिएगा और उसको झुलाइएगा तो क्या किशमिश दोनों लड़ जाएगा, चारों को किशमिश अगर डुबा कर रख दीजिएगा नहीं लड़ेगा। वही वाला हाल इसमें किया गया है कि इसमें गाढ़ा द्रव भर दिया गया है जिसको केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव कहते हैं। तो ये सब आपस में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी अपरेचर्स, ये सब जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो होता है आपस में लड़ता नहीं है।
और इसी के अंदर में एक केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर में केंद्रिका होती है। तो इसमें भी क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, जिसको हम लोग केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को मिला कर क्या बोलते हैं, जीव द्रव बोलते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो कोशिका किसका बना होता है, जीव द्रव का बना होता है। जीव द्रव क्या है, केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को क्या बोलते हैं हम लोग, जीव द्रव्य बोलते हैं सम्मिलित रूप से। अब बात कर लेते हैं अकार्बनिक में क्या हो जाएगा, कार्बनिक में क्या हो जाएगा। तो अकार्बनिक में जैसे हो गया जल हो गया, लवण हो गया, ये सब अकार्बनिक ही होगी, इसमें भरा हुआ रहता है। पानी रहता है, कोशिका के अंदर में पानी रहता है, लवण रहता है, ये सब रहता है। और कार्बनिक यौगिक हो गया, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, ये सब चीज़ जो होता है, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, ये सब कार्बनिक द्रव में आपका आ जाता है। तो आप इस चीज़ को समझे कि कोशिका क्या है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक का मतलब समझा दिए, क्रियात्मक का मतलब समझा दिए, इकाई का मतलब समझा दिए। ये भी बता दिए कि कोशिका किसकी बनी होती है, तो कोशिका जीव द्रव्य की बनी होती है। और जीव द्रव्य में क्या होता है, अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक होता है। जीव द्रव्य दो चीज़ों को मिला के कहा जाता है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को मिला के कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कोशिकाएं एक तरह की होती है, तो जवाब होगा नहीं, सारी कोशिकाएं एक तरह की नहीं होती है। हाँ, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक चीज़ है, उसकी कोशिका एक तरह, जैसे प्याज की कोशिका एक तरह की होगी, लहसुन की कोशिका एक तरह की होगी, मानव की कोशिका एक तरह की होगी। ठीक है, हर एक अंग की कोशिकाओं में, तो कोशिका में भी विविधता होती है, कोशिकाएं भी अलग अलग तरह की होती हैं। ठीक है, अब बात है कि जीवों की कोशिका में के आकार में, ठीक है, उसके रूप में और संख्या में काफ़ी विविधता होती है। जैसे कि जीवों का जो कोशिका है वो अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो अलग अलग काम करती हैं, उनका रूप अलग होता है, उनका साइज अलग होता है। जैसे कि आप अपना बुक निकालिए, भारतीय भवन का अगर बुक आपके पास में है या फिर कोई भी बुक आपके पास में है, हम आपको कुछ कोशिकाओं का दिखा रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो ये क्लेमाइडोमोनास है, ये जीवाणु की कोशिका है, ये ल्यूकोसाइट की कोशिका है, यह जो इतना बड़ा सा आपको दिख रहा है यह तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। ठीक है, यह अमीबा है, यह मेढक की लाल रक्त की कोशिका है, यह यकृत की कोशिका है। तो ये सारी कोशिकाएं आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि कोशिकाएं एक तरह की नहीं होती हैं, अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, एक जीव के शरीर में ही तरह तरह की कोशिकाएं हो सकती हैं और होती ही हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोशिकाओं के बारे में कुछ फैक्ट। तो सबसे छोटी कोशिका जो अभी तक पाई गई है वह माइकोप्लाज्मा की कोशिका पाई गई है, जो 0.1 माइक्रोन की होती है। सबसे छोटी कोशिका, हम फिर अगला वीडियो में आपसे जरूर पूछेंगे, ये बात जान लीजिए। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जीवाणु होता है, उसकी कोशिका है, जिसका साइज है 0.1 माइक्रोन। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का एगो पक्षी है, ठीक है, जो उड़ता नहीं है लेकिन दौड़ता बड़ा तेजी से है, तो उसका अंडा है। सबसे बड़ी कोशिका अभी तक जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका साइज होता है 170 × 135 mm का, लगभग हेत्ता बड़ का अंडा होगा, बड़का चुकू अंडा रहता है। ठीक है, लोटा से बड़का रहता है। अब मानव की सबसे उसको सबसे बड़ा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह एक ही कोशिका उतना बड़ा है, वह एक ही कोशिका उतना बड़ा कोशिका होता है। अब दूसरा बात करते हैं, हमारे शरीर की बात कर ले तो हमारे शरीर में जो सबसे छोटा कोशिका होता है ना, वो हम लोगों का शुक्राणु होता है। वो हम लोगों का क्या होता है, शुक्राणु होता है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो होता है ना, ब्रेन इस में होता है, तो कई सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। तो ये कुछ फैक्ट है, याद रखना है कि अब तक के सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा कोशिका, हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका सबसे बड़ी तो तंत्रिका है, सबसे छोटी हमारी शुक्राणु है। ठीक है, अब बात बता दे कि जो कुछ जीव होते हैं एक कोशिका के ही बने होते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है कि एक कोशिका में सारा काम करने के लिए व्यवस्था इसमें लगा हुआ है। ठीक ना, एक कोशिका का भी जीव हो सकता है, जीव एक कोशिका का भी हो सकता है। तो वैसे जीव जिनमें एक कोशिका होता है उनको एक कोशिकीय जीव बोलते हैं, उनको एक कोशिकीय जीव बोला जाता है। इंग्लिश में यूनिसेल्युलर, क्या यूनि माने एक और सेल्युलर माने कोशिकीय। वैसे जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है उनको क्या हम बोलते हैं,
एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। अब ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो एक कोशिका के बने होते हैं? तभी कोरोना भाई साहब को ले लीजिए, वो एक कोशिका के ही बने हुए हैं। ठीक है, बहुत छोटे हैं, दिखाई तो देते नहीं हैं, लेकिन खरमंडल मचा के रखे हुए हैं पूरे पृथ्वी पर। अच्छा, तो एक कोशिकीय में जैसे कि ये हो जाता है, और बता दें अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, ऐसा होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, आपको बता दें कि जब इसको खाना खाना रहेगा तो किनारों से ही फट जाएगा। ठीक है, खानवा को पकड़ लेगा और फिर ये यहाँ से बंद हो जाएगा। ठीक है, खानवा को पचा देगा, फिर किनारों से फट जाएगा और अनपचा हुआ खाना निकाल देगा एक के कोशिका में। तो आप कैसे कर सकते हैं? इसीलिए नहीं इसको एक पूरे इकाई माना जाता है कोशिका को। हमारे शरीर में है, बोलने के लिए अलग चीज व्यवस्था है। जब खाना खाएंगे तो पहले दांत से चबाएंगे, उसमें लार फिट आएगा, उसमें फिर यहाँ फूड पाइप से होते हुए आएगा कहाँ पर? तो स्टोमैक में आएगा, यानी कि अमाशय में आएगा, अग्नाशय में आएगा। ठीक है, अमाशय में आएगा, फिर वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो हम लोगों के लिए सारा काम करने के लिए अलग अलग व्यवस्था लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है, लेकिन एक कोशिकीय जीव में भी ये सारा व्यवस्था लगा दिए हुए हैं। एक कोशिकीय जीव में भी सारा व्यवस्था लगा दी हुई है, लेकिन इसका सारा काम एक ही कोशिका का हो जाता है। हम लोग चूंकि बहुकोशिकीय जीव हैं, हम लोगों में अरबों खरबों की संख्या में कोशिकाएं हैं, इसलिए हम लोगों का सारा काम अलग अलग व्यवस्थित ढंग से होता है। हम लोगों के देखने के लिए अलग बना हुआ है, सुनने के लिए अलग है, फील करने के लिए चमड़ा अलग लगा हुआ है कि नहीं, पचाने के लिए अलग है, सांस लेने के लिए अलग है, निकालने के लिए अलग है। ठीक है, ये सारा जो व्यवस्था है वो बहुकोशिकीय जीव में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक कोशिकीय जीव में नहीं होता है। एक कोशिकीय में जीव में सिर्फ एक कोशिका होगी, और एक कोशिका से ही वह सिर्फ एक कोशिका से ही अपना खाना भी खा लेगा, उसी कोशिका में अपने खाना को पचा भी लेगा, और उसी कोशिका से कहीं ना कहीं से फिर फट के अपने खाना को, जो अनपच भोजन है, उसको निकाल भी देगा। तो ये चीज़ याद रखना है। अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, जीवाणु है, विषाणु है, ये सब चीज़ आपके क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब एक कोशिकीय जीव समझ में आ जाने के बाद में आप बहुकोशिकीय जीव समझिए। बहुकोशिकीय जीव तो एकदम आसान भाषा में जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, वो क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। और इसका एग्जाम्पल तो आपके सामने लाखों संख्या में है। चींटी से लेके हाथी तक सब क्या है? बहुकोशिकीय जीवों का बना हुआ है, लेकिन जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते। आपको पता नहीं होगा यहाँ पे कितने बैक्टीरिया उड़ रहे होंगे अभी भी। ठीक है, मेरे हाथों में कितने बैक्टीरिया होंगे, लेकिन ये सभी के सभी क्या है? एक कोशिकीय हैं। जो विषाणु हैं, जो जीवाणु हैं, वो क्या है? एक कोशिकीय हैं। वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना क्या? वायरस, यानी कि वह वायरस है, हम उसको नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, तो वह क्या कहलाएगा? एक कोशिकीय जीव में आएगा। इज दैट क्लियर? गुड। अब चलिए, बहुकोशिकीय जीव आपको समझ में आ गया। अब आपको बता दें कि बहुकोशिकीय जीव में कोशिकाएं कितनी हो सकती है। तो अगर 60 kg का कोनो आदमी है तो उसके शरीर में 60 × 10 के पावर 15 इतना कोशिका हो सकता है। 10 के पावर 15 का मतलब समझ रहे हैं कि इस 60 पर 15 को जीरो बैठाइएगा और तब उसको गिनते रहिएगा, हालत बिगड़ जाएगा। ठीक है, एक छोटा जो बच्चा होता है उसमें 30 से 37 ट्रिलियन जो होता है ना, उसके शरीर में कोशिकाएं होती है। आपको बता दें कि हमारे शरीर में हर सेकेंड में लाखों कोशिकाएं मरती हैं और लाखों कोशिकाएं जन्म होती हैं। हम एक बार इसमें से ऐसे किए तो इसमें लाखों कोशिकाएं आ गई होंगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे नया कोशिका भी बनना शुरू हो गया होगा। तो ये सारा चीज़ होते रहता है। जैसे कि हम लोगों का कहीं कट फट जाता है तो देखते हैं नया सेल वहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। और दूसरा चीज़ है, आप कभी सोचे हैं कि यहाँ का जो मसल है, यहाँ जो बॉडी वाला होता है वो मजबूत हो जाता है, गाल का है मुलायम हो जाता है, जांघ का जो मसल है, जांघ का जो पेशी है वो अलग हो जाता है, यहाँ का अलग हो जाता है, सब जगह का अलग अलग क्यों हो जाता है? इसका भी कारण है कि कोशिका का जो आकार और आकृति होती है, कोशिका की जो आकार होती है और आकृति होती है उसके कार्यों के अनुरूप होती है। कार्यों के अनुरूप होने का मतलब है कि जैसा वो काम करेगा वैसा ही उसका आकार हो जाएगा, वैसा ही उसकी आकृति हो जाएगी। जैसे जिम जाने वाला सबको देखिएगा, खूब एक्सरसाइज करता है तो उसका इधर से मांस निकल जाएगा, इधर से मांस निकल जाएगा, मसल्स निकल जाएगा, ये एकदम हट्टा कट्टा है ना।
और एक जो सामान्य जीवन में रहने वाला आदमी है उसका वैसा होता है, नहीं होता है। लेकिन वही आदमी अगर जिम जाना शुरू कर दे तो उसका कोशिका उस टाइप का होना हो जाएगा। तो कहने का मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए कि कोई भी जो कोशिका है उसका आकार और आकृति कैसे होती है, उसके कार्य के अनुरूप होती है। अच्छा, और जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो यहाँ फेफड़ा लगा हुआ है, तो फेफड़ा की जो कोशिका है उसका कार्य क्या है, एकदम स्पंजी रहना कि हवा आए और जाए, हवा आए और जाए। तो उसको स्पंजी रहना, उसका काम अगर वो ऐसा हो जाए तो क्या इसमें ऐसा हो पाएगा, सांस आ पाएगा उतना स्मूथली, या जा पाएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा और नहीं जा पाएगा। तो उसका काम है उसको मुलायम रहना, ठीक है। और मान लीजिए कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट जो है उसमें कार्डियक मसल्स लगा होता है, जिसका काम होता है हमेशा पंप करते रहना, हमेशा पंप करना रहता है। अगर यहाँ वाला मसल, यहाँ वाला मांसपेशी अगर हार्ट में लग जाता, तो इसको देखते हैं जिम वाला सब बार बार ऐसे ऐसे करता है तो ये मोटा जाता है और बज्जर हो जाता है, ठीक है। तो अगर वो तो हमेशा हमारे जन्म लेने से पहले ही से एक ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर का जो हमारे ज़िंदगी में आने से पहले ही से वो काम करना शुरू करता है। तो जो हार्ट है यहाँ पर, जो हार्ट यहाँ पर लगा हुआ है, जो दिल धड़कन जिसको बोलते हैं, अगर उसको भी ऐसा मसल से बना दिया रहता तो वो तो जैसे जैसे बड़ा होता है हम लोग, वो और बड़ा होते चला जाता है। जैसे ही मोटा होते चला जाएगा वैसे ही वो भी मोटा होते चला जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसा कोशिका है ना, जैसा उसका काम है उसी के अनुरूप उसको बनाया गया है, ताकि आगे चल के दिक्कत नहीं हो। तो बात समझ में आ गया कि कोशिका का आकार आकृति उसके कार्य के अनुरूप होती है। दूसरा है कि किसी जीव में कोशिका कितनी होगी वह उसके साइज पर डिपेंड करता है। किसी जीव में कितनी कोशिका होगी यह उस जीव के साइज पर डिपेंड करता है। जैसे एक चूहा है, चूहा के शरीर में कोशिका की संख्या और मेरे शरीर में कोशिका की संख्या, क्या दोनों में अंतर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गया होगा कि जीव का जैसा शरीर होगा उसी के अकॉर्डिंग उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या होगी। इतना बात समझ में आया। अब है जीवन व्यवस्था के स्तर क्या है। तो ये कोशिका से सब कुछ बना हुआ है, तो हम काहे नहीं कहते हैं कि हम कोशिका का बने हुए हैं। इसका एक है, कह दें ये आँख है, नहीं तो इसको काहे कहते हैं आँख, इसको कोशिका बोलिए। इसको ओठ क्यों बोलते हैं, इसको कोशिका बोलिए। इसको गाल क्यों कहिएगा, इसको कोशिका बोलिए। तो ऐसा नहीं है सबको कोशिका रहेंगे तो फिर अलग अलग कैसे होगा। तो इसके लिए एक व्यवस्था बनाया गया। इसके लिए क्या बनाया गया? व्यवस्था बनाया गया, जिसको जीवन व्यवस्था के स्तर कहा जाता है। इसमें क्या है कि देखिए, हम सभी को पता है कि कोशिका से ही हमारा शरीर बना है, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं ना, तो उत्तक बनाती हैं। और ये उत्तक नाम का चैप्टर, जिसको इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं, यह पूरा का पूरा एक चैप्टर ही आपको पढ़ना है। जब बहुत सारे उत्तक मिलते हैं तो एक अंग बनाते हैं। जैसे आँख हमारा एक अंग है जो देखने के काम में आता है। ओठ हमारा एक अंग है जो हमको बोलने में मदद करता है और कोई चीज़ खाने में भी मदद करता है। अब कहिएगा खाने में कैसे मदद करेगा, तो अपन लोल खोल के खाइएगा कभी तो पता चल जाएगा आपको, तो अंग हो जाएगा, ठीक है। और अंग का और भी बहुत सारे, जैसे कि हाथ का ये क्या उंगली क्या है, एक अंग है, ठीक है। अब जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र, उदाहरण के लिए आपको बताते हैं। अंग तंत्र जैसे कि एक पाचन तंत्र हमारे शरीर का एक तंत्र है। पाचन तंत्र बहुत सारे अंगों से मिलकर होना होता है। जैसे मुख है, मुख में सबसे पहले हम लोग खाना को लेते हैं और यहीं से भोजन का पाचन शुरू होता है। मुख के बाद में होता है अमाशय, हो गया आपका, ठीक है। मुख के बाद में क्या हो गया आपका? अमाशय हो गया। अमाशय के बाद में क्या हो गया? आंत हो गया। आंत यहाँ होता है। आंत कहाँ होता है? यहाँ होता है। हाय, आपको बता दे पेट ई नहीं है, पेट यहाँ है। पेट कहाँ है? यहाँ है। खाना यहाँ पर रहता है बहुत देर तक। जैसे कि ई जैसे हुआ ना, मान लीजिए कि यहाँ फेफड़ा लगल है, ठीक है। तो फेफड़ा क्या है? नीचा से तनका सा यहाँ रहता है पेट, जिसको अमाशय बोलते हैं। इसको इंग्लिश में स्टोमक बोला जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से ऐसे छोटा छोटा एक कॉइल टाइप का रहता है और फिर ऐसे ही से आपस में जुड़ा हुआ एक बड़ा टाइप कॉइल टाइप का। तो सबसे पहले खाना यहाँ मुंह से जाता है। मुंह ये हो गया, मुंह से आया यहाँ, कहाँ? यहाँ, इसमें, इस पेट में। इसको स्टोमक बोला जाता है, अमाशय भी बोलते हैं हिंदी में। और फिर आता है आंत में। आंत दो टाइप का, छोटी आंत और
बड़ी आंत, तो छोटी आंत में पचता है, फिर थोड़ा मोड़ा जो बचा हुआ रहता है सो बड़ी आंत में जाकर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये सारा चीज़ हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ के जाएंगे। 10वां तक में भी तो पढ़ना है आपको। तो 9वां क्लास में बस इतना जानिए कि अंग तंत्र जो होता है ना, बहुत सारे अंगों को मिल के बनाता है। जैसे कि एक अंग तंत्र हम आपको बता दिए पाचन तंत्र। एक अंग तंत्र क्या नाम है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र मुख हो गया, आमाशय हो गया, आंत हो गया, इसमें यकृत भी भाग लेता है। यकृत यानी कि लीवर, लीवर से जूस निकलता है तब जाके खाना को पचाने में हेल्प करता है। तो एक अंग तंत्र होता है। अब जब बहुत सारे अंग तंत्र बनते हैं तो किसी जीव का निर्माण होता है, जिसको इंग्लिश में ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग का जीव, तो हमारा शरीर बहुत सारे अंग तंत्र का मिलकर बना हुआ है। जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र है, रक्त परिवहन। तो ये हो गया ना, ये सारा चीज़ जो है धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो बहुत सारे अंग तंत्र जब मिलते हैं तो किसी जीव का पूरा पूरा निर्माण होता है। तो आज हमने सेल के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जाना है कि सेल कोशिका क्या है। ठीक है, कोशिका किसको कहते हैं, है ना। उसके बाद में कोशिका किससे बना होता है, और हमने जाना कि एक कोशिकीय जीव क्या है, बहुकोशिकीय जीव क्या है, जीवन व्यवस्था का स्तर क्या है। एक बार जल्दी से बताइए, बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? उत्तक। बहुत सारे उत्तक मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अंग। बहुत सारे अंग मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। और बहुत सारे जब अंग तंत्र मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? किसी जीव का निर्माण होता है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो बताएंगे कि इस कोशिका के बारे में खोजा किसने था, किसको भूत चढ़ गया था कि कोशिका के बारे में खोजने का, उसको सुर पकड़ लिया। और भी धीरे धीरे कोशिका के अंदर में कौन सी होता है, कोशिका के अंदर में बहुत सारा चीज़ होता है, उसका क्या काम है। तो ये सारा चीज़ हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, चैनल को बाकी दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।